अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? ओके। ओके, सबसे पहली चीज़ तो हम एक दफ़ा बात कर लेते हैं कि हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस क्या है। फाइनल टर्म के सिलेबस में आपके पास क्रोमेटोग्राफी है, जिसका मैंने आपको हैंड आउट दिया था। और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसका भी मैंने आपको हैंड आउट दिया था। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ ही मैंने आपको फ्लेम फोटोमेट्री भी पढ़ाया था, और साथ में मैंने आपसे कहा था कि फ्लेम फोटोमेट्री का मैं जो आपको हैंड आउट दूंगी, तो उस हैंड आउट को आपने कम्प्लीटली नहीं कवर करना है, आपने सिर्फ उसमें से ये पोर्शन करना है। मैं इसको हैंड आउट को ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है ना? ओके। ये वाला जो एक टेबल इसके अंदर गिवन है ना, कि कौन से एलिमेंट्स का जो इमेजन वेवलेंथ है वो क्या होता है, उसका फ्लेम कलर क्या होता है, ये आपने कवर करना है सिर्फ, ठीक है। बाकी इस हैंडआउट में कोई भी सच न्यू चीज़ नहीं है। फ्लेम फोटोमेट्री इज़ टोटली लाइक एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी की ये एक टाइप होती है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। सेम जो है वो इसका सब प्रिंसिपल है, सारी इसकी थ्योरी वगैरह सब सेम है। सिर्फ इसमें आपने जो याद रखना है वो ये वाला टेबल आपने इसको ज़रूर कवर करना है, कि कौन से एलिमेंट जो है वो उसकी इमेजन वेवलेंथ क्या होती है और फ्लेम कलर क्या होता है, ठीक है। अब तो फ्लेम फोटोमेट्री में कोई मसला नहीं है। पैरामीटर्स ऑफ फ्लेम, ये वाली जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, जिसमें फ्लेम की डिफरेंट रीजन्स बताए हुए हैं, नहीं वो करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ये वाला पूछ रहे हैं ना? ओके, सो कमिंग बैक टू द सिलेबस। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था, और एनएमआर में मैंने आपको इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स कैलकुलेट करना सिखाए थे। साथ साथ हमने बात की थी कपलिंग कांस्टेंट की। जो चीज़ें मैंने आपको क्लास में करवाई थी वो सब इसका पार्ट है। साथ में जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, सिर्फ वो आपने हैंड आउट से कवर करनी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन का भी हैंड आउट में एक दफ़ा ओपन कर लेती हूँ अपने पास। इस हैंड आउट में से आपने सिर्फ ये देखना है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, दिस थिंग, ठीक है, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं एनएमआर के इंस्ट्रूमेंट के, और इसकी ये ब्लॉक डायग्राम। साथ में ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हर चीज़ का क्या रोल है इसके अंदर, वो आपने यहाँ से कवर करना है, ठीक है। देखिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना आपके पास, जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स, उनके अंदर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसका ऑर्डर क्या है, यानी कि ब्लॉक डायग्राम बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड चीज़ उसमें आपको एक और पता होनी चाहिए कि अगर इंडिविजुअली आपको इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन किया गया था, जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सॉरी कंपोनेंट्स हैं, वो सब के सब उनके ऑलमोस्ट सिमिलर उनके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मोनोक्रोमेटर है, तो आपको पता है कि मोनोक्रोमेटर दो ही तरह के होंगे, या तो प्रिज्म होगा या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगा, या अगर उसके अंदर डिटेक्टर्स हैं तो वो किस तरह के होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपकी वैसे भी बिल्कुल सिमिलर हैं तकरीबन तमाम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में। तो ये आपको
कंपोनेंट पता होना चाहिए, उसका रोल पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और साथ साथ उसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में वो आता है, सबसे पहले क्या चीज़ आती है, उसके बाद क्या चीज़ आती है। तो यानी कि आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनानी आनी चाहिए। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि बुक में जैसी ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है आप बिल्कुल वैसी ही सेम कॉपी करके बनाएं। अगर आप करेक्ट ऑर्डर में चीज़ों को लिखते हैं और उनको बॉक्सेस में कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है? तो ब्लॉक डायग्राम भी आपको सिर्फ ऑर्डर का सेंस होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम आ जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हमने क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं इस टॉपिक को हम कवर कर सके, सिर्फ मैंने आपको हैंडआउट शेयर किया था, तो मैं आपको हैंडआउट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ-साथ जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो टॉपिक है, उसमें से कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे, ये जो आपके पास हैंडआउट है, ये ऑलमोस्ट 15 पेजेज़ का हैंडआउट है, ठीक है? इस हैंडआउट में से आपको थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपको मोटी-मोटी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो टेक्नीक है, वो वैसे तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, जो इसका रिज़ल्ट आता है वो एक स्पेक्ट्रा की फॉर्म में होता था, तो इस वजह से इसको कन्वेंशनली स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक कहा जाता है, ठीक है? वरना नॉर्मली जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स होते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो कि सैंपल एब्ज़ॉर्ब करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस और रिकॉर्ड स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होता है, ठीक है? लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ऐसा नहीं होता। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आप अपने सैंपल को सबसे पहले आयनाइज़ करते हैं। आयनाइज़ेशन के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है? बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मोस्टली वी क्रिएट पॉज़िटिव आयन्स को हम क्रिएट करते हैं यूज़िंग डिफरेंट मेथड्स, और उसके बाद हम चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने से क्या होता है, अगर आपको याद हो तो आपने पहले इंटर लेवल पे केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी थी कि इफ़ वी नो द चार्ज टू मास रेशियो वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड। तो यहाँ पे भी आपके पास बिल्कुल ऐसा ही है कि चार्ज टू मास रेशियो को आप कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता कर रहे होते हैं। साथ-साथ इसमें एक एडिशनल चीज़ क्या होती है कि जब हम पॉज़िटिव आयन क्रिएट करते हैं, तो जो पॉज़िटिव आयन बनता है वो एक अनस्टेबल आयन होता है या मेटास्टेबल आयन होता है। अनस्टेबल या मेटास्टेबल आयंस क्या करते हैं कि वो स्टेबल नहीं होते, तो वो फ्रैगमेंट हो जाते हैं। हर डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग-अलग तरीके से फ्रैगमेंट होता है, और फ्रैगमेंट्स को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्केन्स हैं या अल्कीन्स हैं या कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो फ्रैगमेंट्स हमें मास स्पेक्ट्रा से हमें 2 तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो हमें मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाता है, सेकेंडली हमें एक पॉसिबल स्ट्रक्चर पता चल जाता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, उसके फ्रेगमेंट्स की बेस पर, ठीक है? मास स्पेक्ट्रा आप लोगों ने वैसे लैब में भी काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। स्पेक्ट्रा इसके अंदर नहीं आएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो टॉपिक है, वो सब्जेक्टिव पेपर में इंक्लूडेड नहीं होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट होगा, ठीक है? और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कवर करनी है, सबसे पहली चीज़ कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है? प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पे मेंशन्ड है कि चार्ज टू मास रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं और इसकी बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर वेट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाती है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स गिवन है कि एक सबसे पास आपके पास इनलेट सिस्टम होता है, देन यू हैव द आयन सोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, द सेपरेटर, द कलेक्टर, द वैक्यूम सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने अपने सैंपल को आयनाइज़ किया, आयनाइज़ करने के बाद आप क्योंकि आयन्स हैं, आप उनको ऑपोज़िट चार्ज की बेसिस पे एक्सेलरेट करवा सकते हैं, ठीक है? आयन्स को आपने एक्सेलरेट करवाया, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट किया, एक्सेलरेशन की बेसिस जरा भी करें। सॉरी, एनी क्वेश्चन?
अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर सिर्फ तभी अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज प्लीज अपने माइक को जो है वो म्यूट रखिए। अच्छा। अम, हाँ, आपने अपने सैंपल को आयनाइज़ किया, आयनाइज़ करने के बाद आपने यूज़िंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ील्ड आपने उसको एक्सेलरेट करवाया। एक्सेलरेट करवा के आपको उसकी वेलोसिटी पता चल गई, वेलोसिटी की बेसिस पे आपने मास की डिटर्मिनेशन कर ली और चार्ज टू मास रेशियो आपके पास सॉरी मास टू चार्ज रेशियो आपके पास आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास वैक्यूम सिस्टम ओके। ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें सबसे पहले आपके पास सैंपल इनलेट आ रहा है। सैंपल इनलेट आपके पास डिफरेंट तरह की होती है। अगर हमारे पास कम क्वांटिटी ऑफ सैंपल मौजूद है तो उसके लिए हम प्रोब टाइप सैंपल इनलेट यूज़ करते हैं। प्रोब टाइप सैंपल इनलेट में क्या होता है कि वो सिर्फ एक टिप होती है जिस पे आप इवन एक नैनो ड्रॉप भी आप किसी सैंपल का प्लेस कर सकते हैं और वो आयनाइजेशन चैम्बर में चला जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सैंपल मौजूद है तो आप कैपिलरी इनलेट सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द आयनाइजेशन सोर्स। आयनाइजेशन सोर्स हमारे पास मल्टीपल तरह की होती हैं जिसमें से हमारे पास द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, जो कि सबसे कॉमन मेथड है कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी वजह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वो अपने साथ जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपने साथ लेके वो निकल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है केमिकल आयनाइजेशन का। केमिकल आयनाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट गैसेस होती हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपने कंपाउंड को केमिकली रिएक्ट करवाते हैं और वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन्स ही प्रोड्यूस होते हैं। केमिकल आयनाइजेशन में हमारे पास पॉजिटिव आयन्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और नेगेटिव आयन्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। देन वी हैव डिसॉप्शन आयनाइजेशन टेक्निक, जिसके अंदर हम डिफरेंट फास्ट एटम बम्बार्डमेंट मेथड को यूज़ करते हैं, या आपके पास मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉप्शन आयनाइजेशन होती है। इसमें मोस्टली हम हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए हम आयंस को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगेन इसमें भी आपके पास पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, आपको डिफरेंट आयनाइजेशन टेक्निक्स के नाम पता होने चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डिसॉप्शन आयनाइजेशन टेक्निक है तो उसमें कौन-कौन सी टेक्निक इंक्लूडेड है, सिम्स, फेब और माल्डी इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक है। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन टेक्निक और इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर होती हैं और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन टेक्निक है उसमें मोस्टली आपके पास हीट भी यूटिलाइज हो रही होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक में क्योंकि स्प्रे की फॉर्म में वेपर फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद होते हैं तो हीट का इसमें आपके पास मोस्टली रोल नहीं होता है और आप इजीली थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगेन आ जाता है नेक्स्ट। अच्छा, ये जो मैंने आपको इनलेट सिस्टम का बताया था वो यहाँ पे हैंडआउट में भी मौजूद है। देन वी हैव आयन सोर्स। आयन सोर्स में आप मैं प्रेफर करूँगी कि आप सिर्फ जो ना आपको नाम याद रखने हैं वो आप जो आपकी ये इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पेविया की जो बुक है आप उससे कर लें। अच्छा, देन वी हैव एनालाइजर्स। एनालाइजर्स आपके पास डिफरेंट तरह के होते हैं जिसमें से आपके पास द फर्स्ट वन इज सिंगल फोकसिंग मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आयनाइजर, ठीक है। अगेन आपको पता है कि जो एक मूविंग चार्ज होगा उसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम उसको एक दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमारे पास सिंगल फोकसिंग मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन एनालाइजर में क्या होता है कि एक सिंगल मैग्नेट लगा हुआ होता है जो कि चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवाता है। देन वी हैव डबल फोकसिंग एनालाइजर। डबल फोकसिंग एनालाइजर का काम क्या होता है कि वो चार्ज की एक्सेलरेशन को इंक्रीज करवाता है। डबल फोकसिंग एनालाइजर से क्या होगा कि दो ऑपोजिटली माउंटेड आपके पास मैग्नेट होते हैं
जो कि चार्ज को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह से क्वाड्रुपोल एनालाइज़र में भी आपके पास मोर देन 1 मैग्नेट मौजूद होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइज़र में हम ये देखते हैं कि आपका जो आयन है वो कितनी देर तक फ्लाइट में रहा, यानी कि कितनी इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द वेलोसिटी वी आर रिकॉर्डिंग द टाइम, ठीक है? इससे पहले वाले जितने भी मेथड्स हैं उस सब में हम क्या एनालाइज़ कर रहे हैं कि आपका जो चार्ज है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइज़र में हम ये नोट करते हैं कि हमारा जो चार्ज है और जो हमारा जो आयन है वो कितनी देर तक मूव होता रहा, उससे हम कैलकुलेशन करके उसका मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे साथ-साथ चैट में भी भेज सकते हैं। हमाद, ये जो आप पूछ रहे हो ना स्पिन लैटिस एंड स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, इसके लिए हमें वो एक बहुत डिटेल डिस्कशन करना होगा, जिसकी वजह से मैंने इसको अभी स्किप करवा दिया है। हम इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपोनेंट्स कवर करेंगे और दैट्स इट। इस वक़्त हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल और कंपोनेंट्स के अलावा और कोई भी चीज़ कवर नहीं कर रहे, ठीक है? अच्छा। बाकी ये जो इसके एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस हैं, इसको हम अगेन ये इंक्लूडेड नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं और उसका ऑर्डर क्या है, आयनाइजेशन के कौन-कौन से मेथड्स हैं, कौन सी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं और एनालाइजर्स किस-किस तरह के। ठीक है? दिस इज़ ऑल दैट यू हैव टू डू अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब ओवरऑल आपको मुझसे किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। ओके, 1 मिनट। ओके। हमने जो मैंने आपको हैंडआउट शेयर किया था उसमें एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन। ओके, ये आपके पास आ गया एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। इसमें it is a separation technique where the components of a mixture are separated based on their affinity towards the stationary phase of the system. This chromatography technique is based on the principle that components of a mixture are separated when the elements having an affinity towards the stationary phase bind to the stationary phase. In contrast, other components are eluted with the mobile phase. The substrate or ligand is bound to the stationary phase so that the reactive sites for the binding of components are exposed. Now the mixture is passed through the mobile phase where the components with binding sites for the substrate bind to the substrate on the stationary phase while the rest of the components are eluted out with the mobile phase. ठीक है, अभी तक हम जितनी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज कर रहे थे उसके अंदर हम स्टेशनरी फेस के साथ किसी भी चीज को बाइंड नहीं करवा रहे थे। हम सिंपली क्या होता था कि कुछ कंपोनेंट्स होते थे आपके सैंपल के जिनकी एफिनिटी मोबाइल फेस से ज़्यादा होती थी तो वो मोबाइल फेस के साथ मूव आउट हो जाते थे, कुछ की एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ होती थी तो वो थोड़ी देर से ल्यूट आउट होते थे, ठीक है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हम अपने स्टेशनरी फेस को प्री ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड कंपोनेंट दैट वी वांट टू सेपरेट, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल के अंदर कंपोनेंट है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं बाकी तमाम कंपोनेंट से, तो उसको हम बाइंड करवा देंगे अपने स्टेशनरी फेस के साथ। अब क्या होगा कि जो हमारा कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टेशनरी फेस के साथ बाउंड है और हमारा बाकी का जितना भी कंपोनेंट है वो मोबाइल फेस के साथ इल्यूट आउट हो गया। अब जो हमारा
एफिनिटी सॉरी जो हमारा स्टेशनरी फेज के साथ बाउंड कंपोनेंट है, जो कि हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअली, उसको हम फाइनली उसको हम पीएच चेंज करके या अपना मोबाइल फेस चेंज करके करके या सॉल्वेंट चेंज करके अब हम उसको आखिर में इल्यूट आउट करवाएंगे। ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम सबसे पहले इल्यूट आउट करवा रहे होते हैं ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। अच्छा, अब एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में और बाकी तमाम क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो है वो प्यूरिफिकेशन ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अकॉर्डिंगली, एक स्पेसिफिक कंपाउंड के अकॉर्डिंगली आपका स्टेशनरी फेज प्री ट्रीटेड होता है। ठीक है। और वो सिर्फ उसी कंपाउंड को रोकेगा और किसी भी कंपाउंड को नहीं रोकेगा। बाकी जितने भी होंगे आपके कंपोनेंट्स वो सब के सब इल्यूट आउट हो जाएंगे। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन क्वालिटी है, जो रेजोल्यूशन है, वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। लेकिन इसके अंदर आप किसी एक ही कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, उसमें आप अपने मोबाइल फेस को अल्टर करके आप अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स एक ही वक्त में सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट सेपरेट होगा जो कि जिसकी एफिनिटी आपने स्टेशनरी फेस के साथ बनाई थी। ये क्लियर हो गया पॉइंट? ओके। एनएमआर के जो टॉपिक कवर करने हैं वो रिपीट कर दूं? और अच्छा, सही। एनएमआर में आपको प्रिंसिपल कवर करना है और इंस्ट्रूमेंटेशन कवर करना है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो आपको हैंड आउट गिवन है, उसमें से आपने इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट्स और उसकी ब्लॉक डायग्राम और उसके यूजेस, ठीक है। और सेकंड, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आपके पास गिवन है, उसके अंदर कंटिन्यूस वेव और फोरियर ट्रांसफॉर्म वेव। उसको बस आपने सिंपली उसके डिफरेंसेस देख लेने हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी कवर कर चुके हैं। आपको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एक टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, जिसको हम कैलकुलेशन की बेस पे फ्रीक्वेंसी बेस डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वही है जो आपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज़ आपने कवर करनी है जो हमने क्लास में कैलकुलेशन सीखी थी, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आपने कैलकुलेट करने हैं कि किसी भी गिवन स्ट्रक्चर के अंदर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं। जितने भी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे उतनी ही आपके पास नंबर ऑफ एनएमआर पीक्स एक्सपेक्टेड होंगी। नंबर ऑफ एनएमआर पीक्स कितनी एक्सपेक्टेड है अब, और उनकी शेप कैसी होगी? वो सिंगलेट होंगी, डबलेट होंगी, ट्रिपलेट होंगी, किस तरह की शेप में होंगी? और साथ में आपने ये देखना होगा कि जो सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट अगर हैं तो उनका रेशो कितना आ रहा है, वो आपको पास्कल्स ट्रायंगल से पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना आनी चाहिए एनएमआर में। बाकी जो याद करने की चीज़ें हैं वो आपकी हैं इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रिंसिपल। यस, ब्लॉक डायग्राम्स बनाने के लिए आ सकते हैं। मैम इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है स्पिन स्पिन लैटिक रिलैक्सेशन और स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, तो ये क्या नहीं करना क्या? अ, ये आप एक मिनट, इसमें पूछ रहे हो आप? दिस वन? ये हमारे पास एनएमआर के अंदर है। जी जी जी, मैंने ये ओपन किया हुआ स्क्रीन के ऊपर। नहीं, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो स्पिन को हमने बहुत डिटेल में कवर नहीं किया था कि स्पिन किस तरह से चेंज होती है, उसके पीछे बैकग्राउंड में कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, तो ये उसका पार्ट है। ठीक है। ये हमें नहीं करना। ये हमें सिंपली क्या पता होना चाहिए कि एनएमआर जो है उसमें स्पिन स्टेट चेंज होती है, उसको हमारा एनएमआर इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है और उसकी बेसिस पे हमारे पास एक डेटा जनरेट होता है। ठीक है।
अब वो स्पिन चेंज होने के पीछे क्या क्या मैकेनिज्म है, वो सब अभी हमने इस टॉपिक में कवर नहीं किए। ये जो हैंड आउट है ना, इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन कवर करनी है, दैट्स इट। एनएमआर में डिफरेंस आपने ये वाले करने हैं। दिस वन, आपके पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंटिन्यूस वेव एनएमआर इंस्ट्रूमेंट और फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली टाइम टू मीन डेटा, टाइम के अकॉर्डिंगली डेटा को जनरेट करता है, जिसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू अपने फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सिंपली वही कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पास आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कॉन्सेप्ट में था। इस वजह से इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। जिस तरह से आईआर का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था कि उसके अंदर आपके पास जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो लो कॉस्ट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन भी एज कम्पेयर टू फोरियर ट्रांसफॉर्म कम होती है। इसी तरह से एनएमआर में भी आपके पास यही होता है कि बहुत सेंसिटिव है और साथ साथ बहुत एक्सपेंसिव भी है, लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है कि हायर सेंसिटिविटी है, हायर रेजोल्यूशन है, और नॉइस कम हो जाती है। जब नॉइस कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है। जी, ब्लॉक डायग्राम्स आएंगी पेपर में। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने कवर किए हैं उन सबकी ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना आनी चाहिए। अगेन ब्लॉक डायग्राम के लिए मैंने भी आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक डायग्राम आप बिल्कुल वैसे ही बनाएं जैसे कि बुक में बनी हुई है। आप सिंपली जो करेक्ट ऑर्डर है उसमें भी इंस्ट्रूमेंट के नाम लिख सकते हैं और उसको एक बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस हैं? पेपर में मोस्टली आपके इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेशंस होंगी, लिस्टिंग होगी कि कंपोनेंट्स या तो लिस्ट करने हैं, या आपको किसी चीज़ की एप्लीकेशंस बतानी है, या फिर जो है वो एनएमआर के जो हमने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन वाले क्वेश्चंस किए थे वो आ सकते हैं उसके अंदर। और इसके अलावा जो है वो एप्लीकेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल, दैट्स इट। इस तरह से और कोई चीज़ इसमें सच इंक्लूडेड नहीं होगी। जो भी कुछ आपको क्लास में कवर करवाया गया है वो तो लाजमी आपके कंटेंट का पार्ट होगा। अगेन जो चीज़ मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है वो पेपर का ज़्यादा पार्ट होगी। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको शेयर की हैं वो भी होंगी, बट वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स में होंगी। और कोई क्वेश्चन है? मैं एंड कर दूं मीटिंग? केमिकल शिफ्ट बता दूं? अच्छा, ओके। मैंने वैसे आप लोगों को जो इवनिंग के साथ क्लास ली थी एनएमआर की वो भी शेयर कर दी थी, इसीलिए ताकि अगर कोई चीज़ आप लोगों से मिस हो गई है तो वो आप इजीली वहाँ पे कर सकें। ओके। केमिकल शिफ्ट बेसिकली क्या होती है कि जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड करते हैं, तो एनएमआर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पिन स्टेट के चेंजेस को, ठीक है। स्पिन स्टेट जब चेंज होती है तो एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी इटसेल्फ बहुत ही कम एनर्जी है, उसकी वजह से जो चेंज हो रहा है वो उससे भी कम एनर्जी का होगा, ठीक है।
तो अब हम इस चेंज को कैसे रिकॉर्ड करें? उसका तरीका ये होता है कि हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज कर लिया है, टेट्रामिथाइल सिलेन। टेट्रामिथाइल सिलेन की जितनी भी केमिकल शिफ्ट होती है उसको हमने कंसिडर कर लिया है जीरो। ठीक है, जितनी भी उसके अंदर स्पिन स्टेट की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन्स भी सारे इक्विवेलेंट हैं और कार्बन भी सारे इक्विवेलेंट हैं। तो हाइड्रोजन की भी उसके अंदर सिंगल पीक आती है और कार्बन की भी उसके अंदर सिंगल पीक आती है। इस वजह से हमने टेट्रामिथाइलसिलेन को कंसिडर किया हुआ है कि वो हमारा स्टैंडर्ड है, और उसके अंदर जितने भी स्पिन चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी उसके अंदर शिफ्ट आ रहा है, उसको हमने जीरो कंसिडर कर लिया। अब जो भी हम दूसरा कंपाउंड एनालाइज करना चाहते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं विद रेफरेंस टू टीएमएस। टीएमएस से कंपैरिजन में जितना चेंज आएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज द केमिकल शिफ्ट। ठीक है, केमिकल शिफ्ट जो है वो हम रिपोर्ट करते हैं पीपीएम में। क्यों पीपीएम में रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि हमारा जो स्पिन स्टेट का चेंज है वो डिपेंड करता है, रेजोनेंस डिपेंड करती है ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हमने एक सेकेंड हमने केमिकल शिफ्ट में एक पैरामीटर में इसको हमने चेंज कर लिया है, जो कि कैलकुलेट करते हैं शिफ्ट इन हर्ट्स, जो कि आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मेगा क्योंकि 10⁻�6 होता है और यहाँ पे हमने 1/10⁻�6 को हम कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स पर मिलियन में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट क्या है? इट्स अ मैथमेटिकल वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज टू द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? ये रिप्रेजेंट कर रही होती है स्पिन स्टेट चेंजेस को इन कंपैरिजन विद द टीएमएस। ठीक है, केमिकल शिफ्ट समझ में आ गया? ओके, सो इज दैट ऑल? ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज। गुड लक फॉर योर एग्जाम। जी कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो नोट्स में लिखी हुई है।